या मैडम ने मुझे कॉल किया और इस विषय पर आप व्याख्यान देंगे का इसलिए पूछा। तो मैं 20 साल पहले चला गया, क्योंकि अरविंद कडू सर ने ही मुझे वाघोली आयुर्वेद कॉलेज में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे रसशास्त्र यह विषय पढ़ाया है। तो उस वजह से ही मुझे रसशास्त्र में अच्छी रुचि पैदा हुई और आज खुद की फार्मेसी भी मैंने शुरू की है। तो वो सब चीजें मुझे याद आ गई। और लेकिन आज का ये विषय रसशास्त्र न होकर थोड़ा अलग है, अरिष्ट लक्षणों के ऊपर है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले धन्वंतरी देवता को वंदन करता हूँ, श्री आचार्य श्री गणेश को वंदन करता हूँ और हमारी कुलदेवता सप्तशृंगी माता को भी वंदन करता हूँ। अब क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं पूना की प्राचीनतम आयुर्वेदीय परंपरा का सदस्य हूँ, तो कुछ परंपरा के बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने रखूं, इस तरह से मेरा काम होगा। लेकिन आज का विषय जो अरिष्ट के लक्षणों के संबंध में है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इनके अरिष्टों के लक्षणों के बारे में ही या उनके परीक्षणों के बारे में ही एक आध अनुभव आपके सामने रखूं और उसके बाद हम लोग आगे चले। सबसे ऊपर जो मैंने तस्वीर ली है वो है मेरे परदादा जी। वैद्य लावगनकर परंपरा के बारे में लगभग 1668 में योग रत्नाकर की जो एक हस्तलिखित प्रत मिली थी, वो वैद्य हरभट्ट जी लावगनकर इनके घर से मिली थी। मतलब तब से लावगनकर परंपरा अस्तित्व में है। ये जो प्राणाचार्य बाळशास्त्री लावगनकर जी है, उनका कार्यकाल लगभग लोकमान्य तिलक जी, महर्षि अण्णा साहेब पटवर्धन जी उनके साथ का है। तब उनका एक वैशिष्ट्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनके पीढ़ी के पहले के पीढ़ी में वैद्य महेंद्र जी करके पूना में एक प्रसिद्ध वैद्य थे और उन्होंने उनकी तबीयत के लिए कंसल्टेशन के तौर पर तब पूना के सभी वैद्य एवं मॉडर्न अर्वाचीन चिकित्सकों को एक मैसेज भेजा कि आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आप मेरे घर आकर मेरी तबीयत चेक करके जाइए और चेक करने के बाद अपना जो निदान होगा वो आप एक नोटबुक में लिख के जाइए। उसके बाद मुझे जिसको लगेगा कि जिसका निदान सही है उसको मैं बुलाकर मेरी चिकित्सा शुरू करवा लूंगा। तो सभी को बुलाया था, मेरे परदादा जी को भी बुलाया था। वो गए और उन्होंने एक चिट लिख कर दी कि आपके अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, लगभग 1 महीना ही रह गया है, इसलिए आप कुछ भी चिकित्सा मत लीजिए और जितनी शांति से हो सके बाकी सब चीजें हो जाए वही बेहतर है। तो उसके बाद उन्होंने उनको बुला लिया और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि इस तरह का विषय समझने वाला वैद्य अगली पीढ़ी में कोई तो पुणे में है। तो इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया और अरिष्ट लक्षण के परीक्षणों का उनकी जो एक्यूरेसी थी, तो वो वैसे ही सिद्ध हो गई। दूसरा अनुभव उनके खुद के बारे में महर्षि अण्णा साहेब पटवर्धन जी का है। मेरे परदादा जब बीमार थे उनके अंतिम समय में, तब महर्षि अण्णा साहेब पटवर्धन जी उनके घर रोज आके जाया करते थे और तब हमारा जो घर था तो वो गुरुशेठ हलवाई गणपति के नजदीक बुधवारपेट में था और महर्षि अण्णा साहेब पटवर्धन जी का घर शनिवार वाड़ा के नजदीक है। तब एक दिन सुबह वो घर पे आए और उन्होंने मेरे परदादा जी की नाड़ी देखी और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने कहा कि आज शाम को मैं तबीयत देखने के लिए नहीं आऊंगा, इतने इतने बजे तक उनका देहांत हो जाएगा। उसके बाद शाम को अंत्य यात्रा जो होगी वो मेरे घर के सामने से ही लेके जाना, मैं वहां से ही अंत्य यात्रा में सहभागी हो जाऊंगा। तो इतना परफेक्शन निदान में था। ये एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखा।
आगे जो 2 फोटोज लगाए हैं वो मेरे दादा है, दोनों सगे भाई थे। तो उनके निदान का भी अरिष्ट के निदान का एक वैशिष्ट्य ऐसा था कि एक दिन उनमें से एक, दोनों भाइयों में से एक रुग्ण देखने के लिए गए थे और रुग्ण देखने के बाद आने के बाद दूसरे भाई को उन्होंने बताया कि अरे इस रुग्ण की ऐसी नाड़ी मुझे लगी है। तो वो देखने के बाद, मतलब वो सुनने के बाद दूसरे भाई ने बताया अगर ऐसी नाड़ी तुम्हें लगी है तो वो शायद 24 घंटे के ही मेहमान हैं। तो इस तरह से नाड़ी विज्ञान के ऊपर श्रद्धा और अपने भाई के पढ़ाई के ऊपर की श्रद्धा और विश्वास, वो भी उन्होंने उसका अनुभव लिया था और उससे भी अरिष्ट के निदान किए थे। अगली स्लाइड जो है वो मेरे चाचा जी की है। उन्होंने आयुर्वेद के साथ साथ योग के बारे में भी बहुत काम योग में भी किया है। और ये जो फोटो है वो मेरे पिताजी का है, वैद्य चंद्रकांत जी लावगनकर। हाल ही में 2 साल पहले उनका निधन हुआ। मैंने जो कुछ भी अरिष्टों के अनुभव के बारे में मैंने सीखा है वो सब उनसे ही सीखा है। मैंने उनको करीब 100-150 पेशेंट में तो अरिष्ट लक्षणों का निदान करते हुए कम से कम देखा है और अलग अलग भावों से देखा है। मतलब कभी वो छाया एवं प्रभा का आधार लेते हुए, कभी कर्णपालिका पतन जैसा अवयव विशिष्ट निदान करते थे, कभी अग्निस्थान विशिष्ट निदान करते थे, कभी नाड़ी का निदान करते थे, कभी वर्ण का निदान करते थे, तो सभी मिलाकर भी करते थे। तो इन सभी चीजों का आधार लेकर उन्होंने किया था। उन्होंने उनका जो खुद का पहला अरिष्ट लक्षणों का निदान किया था, तो जो उन्होंने बताया था, तो मेरे दादाजी ने उनको बुलाया था, तब वो बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे मेरे पिताजी, और उन्होंने अपना हाथ दिखाकर मेरी नाड़ी बताओ तुम्हें कैसी लग रही है। तब तो फर्स्ट ईयर में थे, स्वाभाविक रूप से कुछ नाड़ी के बारे में ज्यादा पता होता नहीं है। फिर भी उन्होंने नाड़ी देखी और बताया कि हाँ ठीक है, लग रही है, मुझे कुछ ऐसे कुछ विशेष रूप से नहीं लग रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने, मेरे दादाजी ने उनको कहा कि मेरे अब कुछ अंतिम क्षण रह गए हैं या कुछ थोड़े दिन रह गए हैं, तो थोड़े दिन रहने के बाद कैसी नाड़ी होती है वो दिखाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तो इस तरह की परीक्षा की पद्धति घर में पहले से चली आ रही है। पिताजी का भी जब देहांत हुआ तो उसके पहले लगभग 1.5 साल से मुझे कुछ लक्षण पता चल रहे थे। तो घर पर भी मैंने, अब हमारे नाना जी का, मतलब मेरे पिताजी का अंतिम 1.5 साल शुरू हुआ है, इस तरह से भी मैंने घर में बता कर रखा था। आगे चलते हैं, अब विषय पे आ जाता हूँ। अब ये अरिष्ट विज्ञान या इंद्रिय स्थान का विषय किस लिए महत्वपूर्ण है, इसका अगर हमें विचार करना हो तो अगर इंद्रिय स्थान का लोकेशन चरक संहिता में आप लोग विचार करेंगे तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान के बाद चिकित्सा स्थान के पहले ही आचार्य चरक जी ने इंद्रिय स्थान रखा है। वैसे ही अष्टांग हृदय में चिकित्सा के पहले ही शारीर स्थान में ही अरिष्ट लक्षणों का विचार आया है। तो ये जो लोकेशन है, तो अगर जब तक आप रुग्ण का आयुर्मान आपको न समझे तब तक आप चिकित्सा करना शुरू मत कीजिए। और अगर वो बिना समझ के अगर आपने चिकित्सा शुरू की तो आपको अर्थविद्या यशोहानि उपक्रोशम असंग्रहम प्राप्नुयात नियतम वैद्यो यो असाध्यम उपाचरित, इस तरह से होने की संभावना है कि अगर आपको मृत्यु का निदान न हुआ और फिर भी आपने चिकित्सा की तो शायद आप अर्थ हानि, विद्या हानि, यश हानि और रुग्ण के पारिवारिक जनों का उपक्रोश, इस तरह के चीजों का संग्रह कर पाएंगे। अब एक उदाहरण इसके लिए मैं मेरे पिताजी का आपके सामने फिर से रखता हूँ। मेरे अनुभवों के ऊपर तो मैं आने वाला हूँ, लेकिन
इसके बारे में मैं एक आपके सामने उदाहरण रखता हूँ कि जब एक डोंबिवली के एक बड़े वैद्य थे और पूना में वो एक कैंसर के पेशेंट देखने के लिए आते थे, और वो जो कैंसर के पेशेंट थे उनके कुछ रिलेटिव्स मेरे पिताजी के भी पेशेंट थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने आके देखा है और कहा है कि 1 महीने की दवाई लेके जाओ और 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी यह इच्छा है कि आप यहाँ से ही है तो आप एक बार अगर रुग्ण को देख ले तो हमें अच्छा लगेगा। तो पिताजी उनके पास परीक्षण करने के लिए गए और उन्होंने बताया कि आप महीने की दवाई तो मत लाइए, 1 हफ्ते की दवाई लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो कहा है कि महीने की लाइए, आप दूर से आने वाले हो। तो पिताजी ने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि 1 हफ्ते से ऊपर उनकी आयु मर्यादा बाकी है, तो अगर 1 हफ्ते के बाद भी उनमें कुछ सुधार हुआ तो हम आगे की दवाई ला सकते हैं, इसलिए आप पहले 1 हफ्ते की दवाई लाइए। और उन्होंने उनका सुनकर 1 हफ्ते की दवाई लेके आए और 1 हफ्ते में उस रुग्ण का निधन हो गया। तो इस तरह का आयुर्मान मतलब एकदम से सटीक अवधि तक भी अरिष्ट के अभ्यास के साथ हम बता सकते हैं। लगभग 24 घंटे से लेकर 1.5 साल तक अलग अलग रुग्ण का आयुर्मान हम बताने की कोशिश कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अब विषय शुरू करने से पहले 2 केसेस का मेरा अनुभव जिनमें अरिष्ट लक्षण मुझे लगे लेकिन वो नहीं हुए और मेरा निदान गलत हो गया, इस तरह की 2 केसेस मैं आपके सामने रखता हूँ। लगभग 5 साल पहले मुंबई में मैं रुग्ण देखने के लिए गया था और देखने के लिए जाने के बाद उस रुग्ण को देखकर मुझे लगा कि शायद 3 महीने की अवधि उस रुग्ण की रह गई है, और उस तरह से मैंने बता भी दिया कि नहीं, मुझे लग रहा है कि लगभग 3 महीने के मेहमान है। लेकिन मेरा अंदाजा उनमें गलत हुआ और उस रुग्ण ने उसके बाद लगभग 3 साल तक की आयु मर्यादा उनको मिल गई। हाँ, 3 महीने से लेकर 3 साल तक उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ, यह भी सत्य है, लेकिन 3 साल तक उनकी आयु मर्यादा रह गई थी। जो मेरा इस विषय का जो निदान था तो उस रुग्ण में वो गलत हो गया था। और एक हालांकि एक 2-3 महीने पहले की केस है, कोविड के संदर्भ की केस है। उस केस में भी ऐसा ही हुआ था। उस रुग्ण के लड़के का देहांत कोविड की वजह से हुआ था और उसके दूसरे दिन ही मुझे देखने के लिए बुलाया था। तो मैं देखने के लिए जाने के बाद शायद वहां पे मैं थोड़ा बायस्ड हो गया। मैं ये दोनों केसेस आपके लिए इसलिए रख रहा हूँ कि वो पहले केस में भी वो मेरे रिलेटिव थे और इस दूसरे केस में भी मैं थोड़ा बायस्ड था, क्योंकि वो रुग्ण जो था वो पहले से बहुत सालों से मैं उनसे परिचित था, और न कि वो रुग्ण बनकर, वो एक योग साधक बनकर मैं उनसे परिचित था। तो उनके लड़के का देहांत हो चुका था, उस शोक का उनमें बहुत ज्यादा परिणाम था, लेकिन फिर भी शायद मैं बायस्ड हो गया कि उनमें योग की जो उन्होंने की हुई साधना है उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, शायद इस शौक से वो बाहर आ जाएंगे, और मेरा रिष्ट लक्षणों के ऊपर ध्यान नहीं गया या फिर मुझे समझ में नहीं आए, और उनका भी एक उसके बाद 10 दिन के बाद देहांत हो गया, जो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने ये 2 चीजें इसलिए आपके सामने रखी। यश, जिन अनुभवों का यश होता है वो तो सभी लोग आपके सामने रखते हैं, लेकिन अपयशों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने पहले 2 अनुभव अपयश के आपके सामने रखे हैं। बाबा को अपयश के अनुभव नहीं है, ये 2 ही है, इसलिए 2 ही आपके सामने रखे हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा बायस्ड हो गया। तो कोई भी अरिष्ट का निदान आप करने की कोशिश करेंगे तो अनबायस्ड होकर करने की कोशिश कीजिए, और अनबायस्ड होकर उसको सामने रखकर अगर आप परीक्षण करेंगे तो आप जरूर उसमें यशस्वी हो जाएंगे। अब अरिष्ट लक्षणों की व्याख्या या इंद्रिय स्थान की व्याख्या करते हुए चक्रपाणि ने इंद्र शब्देन प्राण उच्यते तस्य अंततः
तस्य लिंगम रिष्टाख्यम इंद्रिय, मतलब इंद्र शब्द का अर्थ प्राण है और उसका अंत जब आ जाता है तब अंत के जो पूर्व लक्षण निर्माण होते हैं उनको रिष्ट लक्षण करके हम लोग संबोधित करते हैं। और दूसरी जो व्याख्या है जो इंद्रिय स्थान 11वें अध्याय में आई है, क्रियापतिम अतिक्रांतः केवलं मोहमयः कुंडम कुर्वन्ति यद् दोषः तद अरिष्टम उच्यते। अब क्रियापथम अतिक्रांता सबको षटक्रिया काल के विषय में पता है। प्रथम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम समवेद विषय। व्यक्ति एवं भेद की अवस्था में ही ज्यादातर रुग्ण हमारे पास आते हैं और उसके बाद ही हम उनकी चिकित्सा करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति एवं भेद की अवस्था में आते हैं तो वो भेद की अवस्था से भी आगे तो चलने नहीं गए हैं ना, इसका निदान करना तुम्हें सीखना चाहिए। वो ही क्रियापथम अतिक्रांता है। चिकित्सा का जो पथ है वो लांघ कर आगे चल गए हैं, इस तरह की परिस्थिति नहीं है ना, इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक रुग्ण याद है, सीए लंग का पेशेंट था। अरिष्ट लक्षणों के बारे में जब हम इंद्रिय स्थान पढ़ते हैं तो अलग अलग लक्षणों का उसमें वर्णन है, जिसमें व्याधियों के अरिष्ट का भी वर्णन है। और दो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है बलमांस परीक्षया। एक अत्यंत रूप से रुग्ण का बलक्षय और दूसरा अत्यंत रूप से मांसक्षय। तो एक सीए लंग और मेटास्टेसिस का रुग्ण देखने के लिए गया था और देखने के लिए जाने के बाद पहले ही नजर में मुझे पता चला कि ये क्रियापथम अतिक्रांता का रुग्ण मैं देख रहा हूँ। मुझे तो चिकित्सा करने के लिए बुलाया था, लेकिन रुग्ण को देखकर मैंने उनके रिलेटिव से बात की और उनसे कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस रुग्ण में बहुत ज्यादा आपकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन अभी पहली नजर में मैं कालावधि निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो मैं 10 दिन देकर आगे उनका प्रोग्रेस कैसे रहेगा या हम लोग क्या क्या कर पाएंगे इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। इस तरह का कहकर मैं आया था और लगभग 2 महीने तक की ही आयुर्मान उनकी है, इस तरह से मुझे लगा था। और आगे 1 महीने में ही उनका निधन हो गया। तो कौन सा रुग्ण क्रियापथम अतिक्रांता है, इस तरह का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी जो यहाँ पे व्याख्या रखी है वो है नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। निश्चित रूप से मृत्यु सूचक लक्षण को ही हमें अरिष्ट समझना चाहिए। अब निश्चित रूप से मृत्यु सूचक यानी जब अरिष्ट लक्षण दिखाई देंगे तब निश्चित रूप से मृत्यु ही होगा, तब दूसरा कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। अगर मृत्यु सूचक लक्षण दिखे हैं तो मृत्यु अवश्यंभावी ही होगी। इसके लिए भी मैं पिताजी की एक केस आपके सामने रखता हूँ कि एक रुग्ण के बारे में पिताजी ने कहा था कि उनकी लगभग 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद ही चिकित्सा के बाद उनका जो व्याधि था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और व्याधि ठीक होने की वजह से वो रुग्ण के जो रिलेटिव्स थे तो उन्होंने कहा कि सर आपने तो कहा था ये काफी डिफिकल्ट है। तो पिताजी ने उनको कहा कि हाँ, मैंने जो कहा है वो 100% सत्य है कि उनमें तो मृत्यु की अवधि दिखाई दे रही है, मतलब आयुर्मान की अवधि दिखाई दे रही है, वो अभी भी वैसे ही दिखाई दे रही है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस रुग्ण ने आत्महत्या कर ली। तो जब अरिष्ट दिखाई देते हैं तो हमेशा वो व्याधि संबंधित अरिष्ट होते ही है, इस तरह का नहीं है। इसलिए पहले की व्याख्या में मैंने व्याधि संबंधित अरिष्ट के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखा और अभी व्याधि का संबंध न होते हुए भी अरिष्ट का आपके सामने एक उदाहरण रखा। अब यहाँ पे ही नियत मरण ख्यापक के तौर पर मैं और एक केस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो रुग्ण वो भी केस मेरे पिताजी की ही है। वो रुग्ण स्वयं बीएमएस के फाइनल ईयर को थी और ससुन रुग्णालय में प्रवेशित थी और हिपैटिक कोमा में थी
और उस वजह से तब हमारे दो पूना के काफी अच्छे वैद्य दिलीप गाडगीळ सर और वैद्य दोपेश्वरकर सर जी ने उनको पे लगा कि इसके बारे में मेरे पिताजी से सलाह लेना चाहिए। तो वो उनके पास आए और पूछा कि सर आप हमें उस रुग्ण के संदर्भ में मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने दो लोगों के नाम वहां पे डिसाइड किए थे, एक मेरे पिताजी का रिष्ट लक्षणों के संदर्भ में और वैद्य करम्बेलकर सर जी का पत्रिका के ज्ञान के संदर्भ में। तो उन्होंने मेरे पिताजी को उनकी तबीयत दिखाई, तो मेरे पिताजी ने परीक्षण करके कहा इस लड़की में रिष्ट लक्षण नहीं दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये लगभग 20 दिनों के बाद इससे बाहर आ जाएगी। वैसे ही पत्रिका देखकर वैद्य करम्बेलकर सर जी ने भी बताया कि उनकी पत्रिका में तो कोई गंडांतर योग थोड़ा बहुत है, लेकिन मृत्यु का योग नहीं लग रहा, इसलिए वो लगभग 3 हफ्ते में इससे बाहर आ जाएगी। तो ये दोनों वैद्यों ने अलग अलग परीक्षण करके एक ही निदान किया था। तो इसका आदर रखते हुए गाडगीळ सर जी ने और दोपेश्वरकर सर जी ने उनकी चिकित्सा चालू रखी और चिकित्सा करने के बाद लगभग 3 हफ्ते के बाद वो रुग्णा जो थी वो हिपैटिक कोमा से बाहर आ गई और उसके बाद धीरे धीरे ठीक भी हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि अगर रिष्ट लक्षण है तो मृत्यु निश्चित है और अगर नहीं है तो मृत्यु नहीं है। अब रिष्ट लक्षणों की परीक्षा करते हुए किन किन भावों का परीक्षण हमें करना चाहिए, जो कि चरक इंद्रिय स्थान के ही सभी भाव हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट यहाँ पे आपके सामने रखी है। वर्णश्च, अब रुग्ण का वर्ण कैसा है। अब वर्ण विषयक अरिष्टों के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। अचानक से आई हुई वर्ण विकृति और व्याधि से आई हुई वर्ण विकृति, दोनों का विचार हमें यहाँ पे करना चाहिए। अब इस अध्याय में, पहले अध्याय में चरक ने और एक विकृतियों के ऊपर एक चीज लिखी है कि लक्षण रूपा, लक्षण रूपा और निमित्तानुरूपा, इस तरह की विकृतियों का निदान उन्होंने लिखा है। और उन्होंने वहां पे अचानक से उत्पन्न हुई जिनका कोई संबंध नहीं है, इस तरह की जो विकृतियां हैं उनको आप अरिष्ट के तौर पर लीजिए, इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन नोट किया है। कुछ व्याधियों के अरिष्टों के रूप में व्याधि विशिष्ट के रूप में भी अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वर्ण के बाद स्वर की विकृति, अचानक से स्वर का बदल जाना, बंद हो जाना या कम ज्यादा होना या एक से अधिक स्वरों की उत्पत्ति होना। और रस विकृति और गंध विकृति, रुग्ण के शरीर को गंध आना, वहां तक कि रुग्ण के दालन में भी हम अगर प्रवेश करें तब भी हमें वो गंध समझ में आता है। स्पर्श विकृति, स्पर्श के संबंध की विकृति, रुग्ण के स्वयं स्पर्श के और मृदु दारुण इत्यादि, उष्ण शीत इत्यादि भावों का, आगे एक एक भाव के बारे में बोलने वाला हूँ। श्रोत्र विकृति, घ्राण विकृति, अब चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, स्पर्श, इनमें इंद्रिय के साथ साथ इंद्रिय अधिष्ठान रूप विकृति, जैसे कर्णपालिका पतन जैसा विषय है वो इंद्रिय अधिष्ठान विकृति में भी आता है। घ्राण विकृति में नासा वंश जो है वो ग्लपति, इस तरह का एक लक्षण आया है जो भी दिखाई देता है। सत्वम मन विपरीत चीजों का या मन के विषयों में जो आसक्ति पहले होती है वो अचानक से निवृत्त होना। भक्ति इच्छा, एकाध विषय अगर किसी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होता है तो वो अचानक से अप्रिय हो जाता है। इस तरह का उदाहरण मैंने भी एक अच्छी तरह से देखा है। एक रुग्ण में परीक्षा करते वक्त मुझे ऐसे दिखा कि उसको ताश के पत्ते खेलना बहुत पसंद था और अचानक से उसने वो ताश के पत्ते खेलना बंद कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि उनमें क्या बदलाव आया है तो उन्होंने कहा कि अरे सर, वो पहले ताश के पत्ते उनको बहुत पसंद थे, लेकिन अचानक से उन्होंने वो खेलना बंद कर दिया था। तो यह निश्चित रूप से रिष्टसूचक विकृति का लक्षण था। और मैंने जब उस रुग्ण को फॉलो किया परीक्षण करते हुए तो धीरे धीरे पता चल गया कि 6 महीने की वो उनका आयुर्मान है
और अलग अलग लक्षण व्यक्त उनमें होते गए और अलग अलग लक्षण व्यक्त होकर 6 महीने में रुग्णा की मृत्यु हो गई। तो भक्ति इच्छा जैसा भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शौचम, शौचम यानी पावित्रम, यहाँ पे शारीरिक शौच के साथ साथ मानसिक शौच दोनों भावों का भी विचार है। शारीरिक शौच में खुद के शारीरिक शौच के साथ साथ कोई किसी का माइक ऑन रहा है क्या, इसलिए कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। तो शारीरिक शौच के साथ साथ मानसिक शौच की भी है। और शारीरिक शौच में खुद का वैयक्तिक शौच के साथ साथ हमारे घर या परिसर के शौच के बारे में भी, मतलब पहले जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी स्वच्छता पसंद नहीं आती थी, वो उसके आजू बाजू में पड़े हुए चीजों के बारे में भी कुछ नहीं बोलता है। इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। शीलम यानी सहजवृत्तम, उनका जो स्वभाव है वो पहले से जैसे काम करते हैं तो वो काम अचानक से बदल जाता है। आचारः शास्त्रादि वृत्तो व्यवहारः, उस रुग्ण का जो क्वालिफिकेशन होता है या उन्होंने जिस क्षेत्र में अनेक वर्षों से काम किया है, वो काम करना उनको अचानक से पसंद नहीं होता। अचानक से वो काम बंद कर देते हैं। एक रुग्ण की केस मुझे याद है इस संदर्भ में। वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, बिल्डर थे, और अचानक से उन्होंने वो काम बंद कर दिया और ऑफिस में जाना ही उन्होंने बंद कर दिया। बाकी सब लक्षणों को का धीरे धीरे परीक्षण करने के बाद पता चला कि अरे नहीं, ये तो रिक्त सूचक है, और उसके बाद कुछ 5-6 महीने में उनकी मृत्यु हो गई। स्मृति, स्मृति की विकृति में 2 चीजें यहाँ पर आती है। अचानक से पुरानी चीजें स्मृति में आ जाती है और नजदीक की जो स्मृति की चीजें हैं वो विस्मरण में चली जाती है। इस तरह से स्मृति की विकृति दिखाई देती है। आकृति, आकृति यह लक्षण एक अवयव आकृति से लेकर सार्वदेहिक आकृति दोनों चीजों के ऊपर लागू है। अचानक से एकाध अवयव या की विकृति आकृति के स्वरूप इसमें दिखती है। एक रुग्ण के बारे में मैंने मेरे विद्यार्थी को ही बताया था। उनके ही पिताजी ने, उनके ससुर थे, उनके पेट में अचानक से विकृति स्वरूप आकार उसका बदल जाएगा, इस तरह के मैंने कहा था। साथ ही पैरों में अचानक से व्रण उत्पत्ति हो जाएगी और अचानक से ही वो व्रण ठीक हो जाएगा। इस तरह के आकृति की विकृति उस रुग्ण में हमने देखी थी। प्रकृति, अब प्रकृति यह आयुर्वेद के शरीर क्रिया का ही विषय है। प्रकृति निर्माण कर भाव एवं इत्यादि सभी चीजें हमें मालूम है। प्राकृत दोषों की वजह से प्रकृति निर्माण होती है। प्राकृत दोष जब शरीर में उत्पन्न होते हैं शुक्र शोणित संयोग के समय, तभी प्रकृति का निर्माण होता है। और वो मुमूर्षुः स्वरूपात् चलन्ति, इस तरह का वर्णन अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में आया है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृत दोषों में बदलाव नहीं आता। इसी का अर्थ यह है कि मृत्यु से पहले उनमें बदलाव आ जाता है, तो उनके प्रकृति के लक्षणों में भी बदलाव आता है, वो मृत्यु के पूर्व आ जाता है। तब वो प्रकृति की विकृति समझनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा और एक विकृति स्वरूप की जो भाव है वो व्याधि स्वरूप के विकृति का भाव है। ग्लानि, अचानक से उत्पन्न हर्ष एवं ग्लानि जो वर्ण में ही लिए हुए भाव है, आगे उनके बारे में बताने वाला हूँ। मेधा, स्मृति के साथ साथ बुद्धि का ही भाव है। तंद्रा, निद्रा एवं दौर्बल्यात्, निद्रा एवं तंद्रा का भी विषय उसमें आता है। आरंभ, आरंभ यह व्याधि आरंभ के लिए आया है। हमारे शोथ अध्याय में आए हुआ सूत्र है कि पुरुष रुग्णों में पाद प्रदेश से शुरू हुआ शोथ और स्त्री रुग्णों में मुख से शुरू हुआ शोथ असाध्य सूचक या अरिष्ट सूचक है। एक रुग्ण मुझे याद है, जब मैं एमडी कर रहा था तब एक मेरे रिलेटिव का फोन आया कि
इनको दीनानाथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और तुम्हें जब समय हो तुम देख के जाओ। मैंने उनको पूछा कि हुआ क्या था, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले पाँव में सूजन आई और धीरे-धीरे सर्वांग शरीर पे वो बढ़ती गई। तो मुझे शंका रिष्ट की आई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया, तो देखने के बाद उनका अग्निस्थान शीत था। नाड़ी भी उनकी जो थी वो बदलने लगी थी और मेरा निदान लगभग कंफर्म हो गया कि ये रिष्ट सूचक लग रहा है और ज़्यादा दिन उनके पास नहीं है, लगभग 4-5 दिनों की वो मेहमान है। इसलिए हर रोज मैं उनको देखने के लिए जा रहा था। अचानक से एक दिन उनके डॉक्टर्स ने रुग्णालय में उनको बताया कि आज वो काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं और बाकी उनके फंक्शंस भी इम्प्रूव्ड हैं, तो हम उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अचानक से प्रभा दर्शन मुझे उनमें दिखाई दिया, वो भी अरिष्ट सूचक लगा और अचानक से वो लोगों को पहचान रहे थे जो पहले नहीं पहचान पा रहे थे, वो अचानक से पहचानने लगे थे। तो वो भी अत्यंत अरिष्ट सूचक लक्षण लगा। इसलिए मैंने बाहर आकर उनके बेटे को बताया कि डॉक्टर्स कुछ भी कहे, आप उनको आईसीयू से बाहर मत निकालिए और मेरे हिसाब से उनके अब 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रह गए हैं। तो अगर किसी को उनसे मिलना हो तो आप उनको बुला लीजिए। तो उनका जो छोटा बेटा था वो औरंगाबाद में था, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने उसको बुलाया है, तो उनको कहो कि नहीं जल्दी आ सके तो आज के दिन अगर आ जाए तो उनके पिताजी के साथ वो भेंट हो सकती है। तो उन्होंने मेरा कहना माना और उनको बुला लिया और बुला लेने के बाद वो अपने पिताजी से मिल पाए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो व्याधि आरंभ से लेकर उनमें अलग-अलग अग्नि के साथ मतलब स्पर्शमान लक्षण भी दिखाई दिए, नाड़ी का भी अरिष्ट सूचक लक्षण दिखाई दिया, प्रभाव विषयक अरिष्ट भी दिखाई दिया। तो अलग-अलग लक्षण उनमें दिखाई दिए। एक यहाँ पे चीज आपके सामने रखने वाला हूँ कि कभी भी रिष्ट का निदान करते वक्त एक ही लक्षणों के ऊपर पूरा निदान मत कीजिए, लक्षण समुच्चय के ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा रुग्ण का फॉलोअप रखिए। मेरा जनरली इसके बारे में स्वभाव है कि मैं एक बार देखने के बाद अरिष्ट का निदान नहीं करता हूँ, उसके लिए फॉलोअप करके 2-3 बार उनका परीक्षण करके निदान की निश्चित पहुंचता हूँ। आगे है गौरव एवं लाघव। यहाँ पे व्याधि के गौरव एवं लाघव के साथ साथ लक्षणों के गौरव एवं लाघव दोनों का संबंध है। आहार विहार एवं आहार परिणाम मतलब उस व्याधि के हिसाब से या उस व्यक्ति के हिसाब से योग्य आहार विहार हो रहा है, फिर भी उसका पोषण नहीं मिल रहा और उसके आहार का सम्यक पचन नहीं हो रहा। उपाय अपाय ये जो है वो व्याधि की चिकित्सा एवं व्याधि की चिकित्सा से फलद्रूप न होना, इस तरह का लक्षण बताते हैं। अब व्याधि और व्याधि पूर्व रूप। व्याधि के बारे में एक मुझे याद है, पुणे की एक केस है, कैंसर की केस थी और मेरे मित्र ही एक वैद्य है, तो उनके पास वो केस आई थी। तो उन्होंने सिर्फ अरिष्ट के कोई लक्षण दिख रहे हैं क्या, इस संदर्भ के लिए ही मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि लक्ष्मण एक इस तरह की सीए ब्रेस्ट की केस है, क्या आप मेरे साथ आकर वो देख सकते हो, मुझे बस ये इसका पता लगाना है कि इसमें कुछ अरिष्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ आता हूँ। तो मैं उनके साथ रुग्ण देखने के लिए गया और देखने के बाद रुग्ण का बलमांसक्षय, शंख प्रदेश का मांसक्षय और अग्निमान्य, ये 3 लक्षण रिष्ट सूचक उनमें मुझे दिखाई दिए, लेकिन कालावधि निश्चित ही मैंने तब नहीं की। मुझे लगभग आशंका 2 महीने की आ चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद मैंने मेरे वैद्य मित्र से कहा कि आपने क्या क्या दवाइयाँ दी है मुझे जरा बताइए। तो उन्होंने बताने के बाद मैंने बस उनमें कैश और गुग्गुल को ऐड कर दिया और उनको कहा कि 8 दिन के बाद मैं फिर से तबीयत देखने के लिए आता हूँ और मेरा अंतिम निदान आपको बताता हूँ। तो उस तरह से 8 दिन बाद मैं फिर से वो रुग्ण देखने के लिए गया और रुग्ण देखने के लिए जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मैंने दवाई में बदलाव किया था उसका यत्किंचित भी उपयोग नहीं हुआ है
और पहले दिन तो रुग्णा उसके बेडरूम में से बाहर चलकर हॉल तक आई थी और हमने उनकी तबीयत देखी थी। सेकेंड फॉलोअप में 1 हफ्ते में ही वो उसके बेडरूम से उठकर बाहर नहीं आ पाई, हमें ही अंदर जाकर उनका परीक्षण करना पड़ा। तो इसलिए बलम औषधक्षय भी बहुत जल्दी हो रहा था। आहार का स्वरूप भी उनका लगभग 8 दिन में ही 50% तक का कम हो चुका था। तो इसलिए मेरा जो पहले का ही निदान था कि लगभग 2 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो मैंने उनको बताया कि अब अराउंड 1.5-2 महीने उनके रह गए हैं, तो आप उस हिसाब से चिकित्सा कीजिए या फिर उस हिसाब से उनको कल्पना दीजिए कि हम लोग इतना ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वो बताकर उनकी चिकित्सा की थी। शायद उनके और 15 दिन में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, इसलिए उस रुग्ण के लड़के ने निर्णय लिया कि उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए वगैरह, जो कुछ भी हुआ। लेकिन वो वैद्य भी उनके फॉलोअप में रहे और उनकी 2 महीने में ही मृत्यु हो गई। तो इस तरह से व्याधि में भी हमें अरिष्ट दिखाई देते हैं। वेदना, किसी विशिष्ट वेदना या किसी विशिष्ट उपद्रव, किसी व्याधि की विशिष्ट वेदना या उपद्रव, आगे भी इनका वर्णन आ जाएगा कि किन लक्षणों के साथ साथ किन लक्षण हो तो मृत्यु सूचक है, या किस व्याधि में किस तरह के उपद्रव हो तो वो मृत्यु सूचक है। छाया एवं प्रभा एवं प्रतिच्छाया, छाया भी और रुग्ण की प्रभा भी। छाया और प्रभा जो है, प्रभा हम लोग दूर से भी प्रकाशित होने वाली चीज होती है, छाया जो है हमें नजदीक जाकर दिखाई देती है। मैंने जो पहला अभी आरंभ इस लक्षण बताते हुए जिस रुग्ण का जिक्र किया था, उनमें पहले 2-3 दिन तो वो वायवीय छाया जैसा रुग्ण दिखाई दे रहा था और अचानक से चौथे दिन उनमें प्रभा दिखाई दी, जो कि रिष्ट सूचक थी। प्रतीच्छाया और देह छाया, वो भी प्रतीच्छाया का रुग्ण तो मुझे दिखाई नहीं दिया है या मुझे परीक्षण करने की संधि नहीं मिली है, और वैसे ही व्याधि पूर्व रूप के अरिष्ट का रुग्ण भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन में भी अलग अलग चीजों के भावों का वर्णन आया है। उनमें एक के स्वप्न दर्शन की भी आपके सामने अभी रखता हूँ। एक रुग्ण था, उनकी माता की मृत्यु लगभग 6 महीने पहले हो चुकी थी और वो हमेशा आने के बाद यही चीज की रट लगा देता था कि मुझे माँ बुला रही है। सपने में माँ मेरे आती है और मुझे बुलाती है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ये स्वप्न विषयक अरिष्ट था, जो कि उनमें व्याधि भी था, व्याधि भी बड़ा था, बाकी लक्षण भी थे, धीरे धीरे व्यक्त हो गए और उसके बाद और लगभग 3-4 महीने में उस रुग्ण की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उनमें प्रधान लक्षण जो मैंने देखा था वो यही स्वप्न दर्शन का लक्षण था, और हर एक परीक्षण के वक्त वो यही रट लगाते रहता था कि मेरी माँ सपने में आ रही है और मुझे बुला रही है। दूताधिकार, दूत किस तरह के वस्त्र पहनकर या दूत किस तरह से रुग्ण के संदर्भ में वार्ता करके हमारे पास आते हैं, इसका भी असर होता है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। आतुर कुले भावः, आतुर के घर में क्या क्या चीजें हैं, उनके शुभ एवं अशुभ शकुनों के बारे में यह चीजें हैं, इसके बारे में भी अनुभव है। भेषज विकार युक्तिश्च एवं भेषज संवृत्तिश्च, मतलब वैद्य को किसी विषयवश वैद्य ने चिकित्सा अच्छी तरह से वो नहीं दे पाया, और भेषज संवृत्ति मतलब चतुष्पाद योग्य होने के बाद भी अगर उस चिकित्सा का असर नहीं मिल रहा, जैसे अभी मैंने उस कैंसर के रुग्ण में बताया कि सभी अच्छी चीजें, सभी अच्छी दवाइयों का प्रयोग किया था, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही दवाई जो मेरा अनुभव का विषय था वो उसमें मैंने ऐड कर दी थी, और उसका भी असर जब मुझे नहीं मिला तो वो मैंने निश्चित कर दिया कि उसका परिणाम नहीं मिल रहा, और वो निश्चित रूप से रिष्ट सूचक ही है। पथिच एवं औत्पथिकम च, पथिच औत्पथिकम मतलब हम जब रुग्ण देखने के लिए जाते हैं तब जाते वक्त रास्ते में कुछ कुछ चीजें शुभ या अशुभ सूचक दिखाई देते हैं, इनका वर्णन भी शास्त्र ने किया हुआ है।
तो इन सभी भावों में से बहुत सारे भावों का परीक्षण हम लोग कर पाते हैं, अलग-अलग उनके अनुभव, अलग-अलग विषयों से उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। पहला जो अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, वर्ण विषय का रिश्ता। अब यहाँ पे शास्त्र में कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात, यह प्राकृत वर्णों का वर्णन आया है, और विकृत वर्ण में नील, श्याम, ताम्र, हरित, शुक्ल, इस तरह के अलग-अलग विकृत वर्णों का वर्णन आया है। एक जो मुझे वर्ण विषयक अरिष्ट का रुग्ण याद है, मैंने उस रुग्ण का निदान हलीमक किया था, और उसमें वर्ण विषयक अरिष्ट साथ साथ व्याधि विषयक हलीमक, इस व्याधि का अरिष्ट, ये दोनों चीजें दिखाई दी थी। मैं यह रुग्ण देखने के लिए घर पे ही गया था। उन्होंने मुझे सिर्फ बताया था कि उनको भूख नहीं लग रही, थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम है, तो आप देखने के लिए आइए। हमें आप सबको पता है कि रुग्ण हमारे साथ किस तरह से पेश आते हैं या किस तरह से बातें करते हैं। उनके सभी प्रयत्न खत्म होने के बाद वो आए थे, वो मुझे वहां पे जाने के बाद पता चला। मैं भी तब थोड़ा और 10 साल पहले का वैद्य था, इसलिए मुझे भी उनका कहना तब समझ में नहीं आता था। आजकल समझ में आता है, जब बताते हैं तभी मैं बताता हूँ कि आप पूरी तरह से उनका जो अभी की अवस्था है वो पूरी बताइए, तभी मैं बताऊंगा कि मैं आऊंगा या नहीं, या आने के बाद मुझे क्या कहना है। तो मैं उस रुग्ण के घर पे गया तो पूरी तरह से हरित श्याव वर्ण का, उनका पूरा त्वचा का वर्ण जो था वो हरित श्याव वर्ण का हो चुका था। उनकी जिह्वा हरित श्याव वर्ण की हो चुकी थी, और इवन उनका जो छर्दन था, वो छर्दी में से बाहर निकलने वाला द्रव्य भी हरित श्याव वर्ण का ही था। साथ साथ अत्यंत बलमवसक्षय था। और जो हलीमक के बाकी सब जो लक्षण है, यदा तुर्पाण्डोर्वर्णः स्यात् हरितः श्यामवर्णः श्यामपीतकः बलोत्साक्षयस्तन्द्रा मंदाग्नित्वं मृदुज्वरः स्त्रीषु हर्षोऽङ्गमर्दश्च, बाकी सब लक्षण भी उनमें दिखाई दे रहे थे। तो पहले ही परीक्षण के बाद उनके अरिष्ट के बारे में पता चला, लेकिन उनको मैंने फिर से, जैसे मेरी पद्धत है, मैंने उनको बताया कि मैं अभी आपको 4 दिन की दवाई देता हूँ, और उनको बात करके मैं आया था कि मुझे नहीं लग रहा बहुत कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग कुछ प्रयत्न करके देखते हैं। दवाई शुरू करने के बाद हाँ, दवाई का थोड़ा बहुत असर बिल्कुल मिला उनमें। उनमें भूख लगना शुरू हो गया, मल प्रवर्तन शुरू हो गया, ये 2-3 चीजें तो सुधर गई, लेकिन उनकी व्याधि अवस्था और उनके रिष्ट उतने आगे जा चुके थे कि उसके आगे 10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो कि दूसरे फॉलोअप में लगभग 4 दिनों के बाद मैंने उनको बता दिया था कि 1 हफ्ते के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही मुझे और एक केस याद है, जब ऐसे ही यकृत व्याधि की, यकृत दुष्टि की ही केस थी, और मुझे बुलाया गया था। तब उनका पूरी तरह से वैवरण्य जो था, मतलब वर्ण विकृति, जो शरीर पूरी तरह से कार्ष्ण्य हो चुका था, और कार्ष्ण्य के साथ साथ पीत कार्ष्ण्य इस तरह का। हलीमक का जो केस था उसमें हरित श्याव था, यहाँ पे पीत और कृष्ण इस तरह का वर्ण था। अत्यंत दुर्बल रुग्ण था, 4 कदम तक भी चल नहीं पा रहा था। 4 कदम चलने के बाद भी उनको सांस फूल जाती थी, और अत्यंत तीव्र अग्निमांद्य और अग्निस्थान शीत हो चुका था। तो उनसे बात करने के बाद पहले ही निदान में मुझे उनको 1 हफ्ते की ही मोहलत लगी, और जो उनको देखने के लिए मुझे लेके गए थे, उन्होंने मुझे इसीलिए उनको लेके गए थे कि उन्होंने बताया कि नहीं, आप अगर उनका अवधि बता सकते हो तो बताइए, क्यों हमें पता है कि आप वो बता सकते हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। क्योंकि उनका जो लड़का है वो यूएस में है, और वो 2 महीने बाद आने वाला है। तो हमें ये चाहिए कि हमें उसको उसके पहले बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बिल्कुल ही सही वक्त पे मुझे बुलाया है, क्योंकि आप 2 महीने तक नहीं रुक पाएंगे, उतनी उनकी अवधि भी नहीं है, लगभग 8 दिन के ही वो मेहमान है। अगर हो सके तो उनको पहले ही बुला लीजिएगा, और पहले बुला के ही आप उनको दिखा दीजिए, तभी आपको पता चलेगा। और उन्होंने मेरा कहना माना, और उस रुग्ण के जो लड़के थे उनको अर्जेंटली बुला लीजिए। वो भी, अब कोविड वगैरह तब नहीं था, इसलिए वो आ पाए, उनकी माँ के साथ कुछ 2 दिन बिता पाए।
और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, आपने क्या परीक्षण किए वगैरह वो तो मुझे आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके परीक्षण की वजह से मैं मेरी माँ से मिल पाया। तो इस तरह का श्रेय भी हमें मिल सकता है कि किसी के मृत्यु के निदान का श्रेय मिलना, यह बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन जिस वक़्त जो चीज़ ज़रूरी है, उस वक़्त अगर हम लोग करेंगे तो उससे बहुत ही फ़ायदा रुग्ण को मिल जाता है। अब ये वर्ण विकृति कभी पूरे शरीर में होती है, कभी आधे शरीर में होती है, कभी अवयव विशिष्ट में होती है और वर्ण के साथ-साथ ग्लानि, हर्ष, रौक्ष, स्नेह इस तरह की विकृति भी होती है और अवयव सापेक्ष भी होती है। अब ग्लानि और हर्ष एवं रौक्ष एवं स्नेह की विकृतियों का भी एक उदाहरण है। रौक्ष स्नेह का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। तिलक आयुर्वेद की मेरी एक विद्यार्थिनी थी, उनकी माताजी की केस उन्होंने दिखाने के लिए मुझे लेके गए थे और देखने के बाद मैंने उनको कहा कि मुझे शायद 2 महीने के मेहमान लग रहे हैं। एक-एक लक्षणों का आप अभ्यास कीजिए और एक-एक लक्षण जैसे-जैसे बदलते जाएँगे आप मुझे बताइए। तो उनके पैरों में उनके एक ही पैर में जो उस पैर का आधा भाग जो था वो अत्यंत रूक्ष था और आधा जो भाग था वो अत्यंत स्निग्ध था। इस तरह का हमें दर्शन परीक्षा से भी पता चला था और स्पर्श करने के बाद भी हमें पता चल रहा था। वैसे उस रुग्ण में सीमंत मतलब अचानक से बालों में भांग पैदा होना या बदल जाना, इस तरह के भी लक्षण हमने देखे हैं और अलग-अलग और बहुत सारे आगे भी उसमें से कुछ लक्षण आ जाएँगे, तो वो लक्षण भी उनमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो-जो चीज़ें कही है कि वर्ण विकृति के संदर्भ में अर्ध पूर्ण विभागेन एवं अवयव वर्ण भेदेन और वर्ण के साथ-साथ हैं, बस हमें उस तरह के देखने की आदत हमें डालनी चाहिए और उस तरह का परीक्षण हमें करने की आदत डालनी चाहिए। आगे चलता हूँ। स्वर विकृति, हंस, क्रौंच, दंडुभि, कपोत, जर्जर, ये प्राकृत स्वरों का वर्णन है। अब यहाँ पे उसके साथ-साथ हमें प्रकृति के जो स्वर आयुर्वेद ने बताए हैं, उनको भी याद में रखना चाहिए। जैसे कि वात प्रकृति में प्रतत, रूक्ष, क्षाम, सन्न, सक्त, जर्जर स्वराः। जैसे अगर रूक्ष किसी का स्वर हो और अचानक से स्निग्ध प्रतीत हो, तो वह भी विकृति हो जाएगी। अचानक से स्निग्ध स्वर विकृत हो जाए, तो वह विकृति हो जाएगी। पित्त प्रकृति जैसे व्यक्ति में तीक्ष्ण स्वर एवं भूरी उच्चार जैसे लक्षण है, वो अचानक से बदलते के क्षीण स्वर और मंद स्वर हो जाए, तो वह भी विकृति हो सकती है। और कफ प्रकृति जैसे व्यक्ति में सिंह घोष, गंभीर स्वर, इस तरह के जो लक्षण है वो भी अगर अचानक से बदल जाए तो ये भी स्वर विषयक अरिष्ट की विकृति हो सकती है। विकृत स्वर में भी यहाँ पे एड, कलग्रस्त वगैरह कुछ प्राणियों एवं पक्षियों का वर्णन है। उसके साथ साथ गदगद, क्षाम, दीन और अनुकीर्णाः, ये 4 महत्वपूर्ण शब्द है। गदगद यानी कुछ व्यक्तियों का स्वर ही इतना क्षीण हो जाता है और स्वर से ही वो कहते हैं कि आप मुझे इस तरह का कुछ कीजिए कि आप मुझे अब इसमें से छोड़ दीजिए या मैं छूट जाऊं, इस तरह की आप कुछ कोशिश कीजिए। इस तरह का स्वर उनका होता है और वो उस तरह से हमारे साथ बात भी करते हैं। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमें हमेशा परीक्षण करते वक्त हम एक वैद्य है, इस तरह का हमें भाव हमारे मन में रखना चाहिए। नहीं तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो 2 केसेस में मैं बायस्ड हो गया, तो अगर अनबायस्ड होके हम लोग परीक्षण करेंगे तो ये रिष्ट सूचक है या नहीं है हमें पता चलेगा। नहीं तो हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं कि अरे नहीं ये तो हमारे रिलेटिव है, इनको ऐसे नहीं कहना है, तो ये इस तरह की चीजें हो सकती है। तो क्षाम एवं दीन स्वर भी उनका दिखाई देता है, वो हमें छोड़ने के लिए या इस तरह का बातें हमारे साथ करते हैं। तो इन चीजों का स्वरों के बारे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो जरूर हमें स्वर विषयक अरिष्ट का ज्ञान हो सकता है। स्वर विषयक अरिष्ट दिखने के बाद लगभग महीने 1.5 महीने रुग्ण ज्यादातर अपना
प्रवास कर पाता है। एक रुग्ण मुझे याद है, जब मैंने स्वर विषयक अरिष्ट में देखा था, रुग्ण ज्वर का था, ज्वर व्याधि का था और लगभग 1.5 महीने से उनको ज्वर आ रहा था। तो लगभग 1.5 महीने के ज्वर की वजह से अत्यंत दौर्बल्य और अत्यंत क्षीण स्वर उनका हो गया था। और देखने के बाद बाकी ज्वर विषयक व्याधि की विकृति, उसके साथ बलमांसक्षय, दौर्बल्य और उसके साथ स्वर विषयक विकृति, उनसे मैंने उनके अरिष्ट लक्षणों के बारे में निदान किया था। अब ये गंध विषयक अरिष्ट का वर्णन है। नाना पुष्पोपमो गंधो यस्य भाति दिवानिशम पुष्पितस्य वनस्यैव नाना द्रुमलतावतः तम आहु पुष्पितं धीरः नरम मरण लक्षणैः न संवत्सरे देहम जहाति इति विनिश्चयः। अलग अलग पुष्पों के या अलग अलग फलों के इस तरह से अलग अलग गंधों से युक्त व्यक्ति अगर हो जाए, तब उसकी निश्चित ही मृत्यु, 1 साल में उनकी मृत्यु निश्चित है, 1 वर्ष में उनकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। तब जैसे जैसे उनका मृत्यु नजदीक आ जाता है, वैसे वैसे उनका गंध बढ़ जाता है। और 2-3 रुग्ण में तो ऐसे दिखाई दिया है कि जब मैंने उनके दालन में या उनके रूम में ही प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद उनके रूम में भी उतना गंध भरा हुआ था कि वो निश्चित ही मृत्यु का लक्षण बताने वाला गंध था। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा सा 1-2 बार रुग्ण को देखना पड़ता है कि सिर्फ मेद की विकृति या सिर्फ प्रमेह या किसी व्याधि की वजह से या कुष्ठ के किसी अवयव विकृति की वजह से या दुष्ट व्रणों की वजह से उनमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। तो उससे भी हो सकता है कि उस व्याधि के भी अवस्था के रूप में मृत्यु सूचक लक्षण हो, और अलग रूप से भी सिर्फ गंध विषयक अरिष्ट उत्पन्न की वजह से भी मृत्यु सूचक लक्षण हो। इस दोनों तरह के लक्षण उनमें दिखाई दे सकते हैं। रस विषयक अरिष्ट यो रस प्रकृति स्थानां नराणां देह संभवः स एषां चरमे कारणं भजते द्वयम्। अब प्रकृतिस्थ जो रस है, मतलब उनके प्रकृति विषयक रस। अब प्रकृति विषयक रस यानी प्रकृति के लक्षणों में कुछ रसों की इच्छा, आकांक्षा और उनके दोषों की वजह से जो शरीर में रस उत्पन्न होते हैं, प्राकृत दोषों की वजह से उनमें विकृति आना। अब इनका परीक्षण मैं भी कर नहीं पाया हूं, लेकिन अचानक रसों की इच्छा की विकृति मैंने देखी है कि बचपन से उनको कटु रस प्रधान द्रव्य पसंद है, लेकिन अचानक से वो बंद होकर मधुर रस प्रधान द्रव्यों की इच्छा उनको होने लगी। या फिर वैसे ही अचानक से मधुर रस की इच्छा पहले से थी, लेकिन वो अचानक से बंद होकर कटु रस या तिक्त रस के द्रव्यों की इच्छा रुग्ण करने लगा। इस तरह के रसों का जो बदल था वो देखा है, लेकिन रुग्ण के रस के बारे में परीक्षण करना मुझे अभी तक संभव नहीं हुआ है। ये स्पर्श का जो मुद्दा है, यह आज हम लेकर आज का हमारा सेशन यहाँ पे रुक जाएंगे। आगे के जो है वो हम कल के लेक्चर में लेंगे। अब स्पर्श गम्य भावों का परीक्षण, किन भावों का परीक्षण है? इनमें स्पर्श प्राधान्येन एव आतुरस्य आयुषः प्रमाण अवशेषम जिज्ञासुः प्रकृतिस्थेन पाणिना। यहाँ पे प्रकृतिस्थेन पाणिना चीज को बहुत ही महत्व है कि हमारा जो हाथ है वो प्रकृतिस्थेन, हमारा हाथ प्राकृत होना चाहिए, हमारा स्पर्शनेन्द्रिय प्राकृत होना चाहिए, तभी हम रुग्ण का परीक्षण अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर हमारा स्पर्शनेन्द्रिय ये अच्छा ज्ञान नहीं दे पा रहा, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। परिमृशता तु खलु आतुर शरीर इमे भावः तत्र तत्र अवबोधव्याः भवन्ति तद्यथा सततं स्पन्दमानानां शरीरदेशानाम् अस्पन्दमानम्। सततं स्पन्दमानानां शरीरदेशानाम् अस्पन्दमानम्। अब सतत स्पन्दमानानां, जहाँ की नाड़ी परीक्षा हम लोग करते हैं, जो नित्य स्पंदमान है वो अस्पंदमान होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप हमेशा नाड़ी परीक्षा के लिए रेडियल पल्स हम लोग देखते हैं,
साथ साथ फीमोरल पल्स भी देखिए, पेरिफेरल पल्स भी देखिए, और अंतिम क्षण में या अंतिम परीक्षण के लिए कैरोटिड आर्टरी का भी पल्सेशन देखिए। कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन भी अगर सततम स्पंदमानानाम अस्पंदमान जैसे दिखने लगे तो यह रिष्ट सूचक है, निश्चित ही रूप से रिष्ट सूचक है। अब यहाँ पे स्पंदमान भावों में भी नाड़ी विषयक अरिष्ट का भी वर्णन हम ले सकते हैं, लेकिन आगे मैंने नाड़ी विषयक अरिष्ट में नाड़ी का जो योग रत्नाकर संहिता में आया हुआ सूत्र है वो आगे लिया है, और उसके अनुभव का भी मैं वहां पे प्रकाशित करूंगा। लेकिन इस संदर्भ में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी परीक्षण करने के लिए जाए और आपको अगर लगे कि रुग्ण में शायद रिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो रेडियल आर्टरी मतलब नाड़ी परीक्षा के साथ साथ कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन भी देखना उचित समझे, तभी उससे आपको अच्छा ज्ञान होने की संभावना है। उसके बाद नित्योष्णम शीति भाव, यह मैं हमेशा परीक्षण करता हूँ भाव नित्य उष्णम। अब अग्निस्थान जो है वो अग्निस्थान नित्य उष्ण रहता है, तो अग्निस्थान ग्रहणी का प्रदेश, नाभि का प्रदेश हमेशा शरीर में उष्ण ही अपेक्षित है, तो वहां पे स्पर्शमान करके उसका शैत्य कितना प्रतीत है। अब यह नित्योष्णम शीति भाव जब हम परीक्षण करते हैं तब एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रुग्ण अगर आईसीयू में होता है तो एसी की वजह से शैत्य उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तब हमें यह स्पर्शमान भाव कभी कभार नित्योष्णम शीति भाव यह लक्षण हम परीक्षण नहीं कर पाते हैं, तो बाकी लक्षणों के आधारों पर हमें निदान निश्चित करनी चाहिए। लेकिन जब रुग्ण घर पे होता है तो हम निश्चित रूप से नित्योष्णम शीति भाव इस लक्षण का परीक्षण कर पाते हैं। मृदुनाम दारुणत्वम, मृदुनाम दारुणत्वम यह लक्षण हम जरूर परीक्षण कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह अत्यंत अच्छी तरह से परीक्षण हम लोग कर पाते हैं। उदर जो अत्यंत मृदु होता है वो अचानक रूप से अत्यंत दारुण या कठिन स्पर्श के लिए हो जाता है, और कठिन होने के बाद अचानक से फिर से मृदुत्व, अचानक से काठिन्य, इस तरह से उसमें आ जाते हैं। एक रुग्ण में मैंने इसका परीक्षण भी किया है कि उस रुग्ण का उदर अचानक से कठिन और अचानक से मृदु होता गया, और कठिन होते हुए उनको वो मृत्यु तक चला गया। साथ ही उनको पैरों में अचानक से व्रणोत्पत्ति हुई, व्रण की आकृति बदल गई, व्रण प्रदेश की पांव की जगह जो थी, पैरों की जगह जो थी, वो पिंडिका यहाँ पे जब मार्दव था वहां पे अचानक से दारुणत्व एवं काठिन्यत्व आ गया, और उसके बाद व्रण अचानक से ठीक भी हो गया। तो इस तरह से मृदु दारुणत्व भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। श्लक्षणाम नाम खरत्वम, श्लक्षण प्रदेश जो हमेशा रहते हैं वो अत्यंत खर हो जाते हैं, जैसे हस्त और पैरों की स्किन जिनकी हमेशा श्लक्षण होती है वो अचानक से खर होती है। सताम असद्भाव, जो भाव स्पर्शगम्य है वो अचानक से अस्पर्शगम्य हो जाते हैं, उनमें स्पर्श नहीं दिखा समझ में आता। संधि स्रंस भ्रंश च्यवनानि, संधि का जो स्पर्श होता है वो संधि अपने स्थान से स्रंस उनका हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, स्वस्थान से च्यवन हो जाता है। मांस शोणित यो वीति भाव, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। वीति भाव का अर्थ है अत्यर्थ क्षीणत्वम। अब अत्यर्थ क्षीणत्वम जहां जहां हम परीक्षण कर पाते हैं वहां वहां हम इन दोनों चीजों का, मांस और शोणित का परीक्षण करने की कोशिश कीजिए। जैसे मांस क्षय का मैं ज्यादातर परीक्षण शंख प्रदेश में करता हूं कि शंख प्रदेश के मांस का क्षय, अत्यर्थ क्षय हमें दिखाई देता है, तो इसका परीक्षण हमें करना चाहिए। दारुणत्वम, किसी भी व्याधि एवं किसी भी शरीर भाव का दारुणत्व। स्वेद अनुबंध, अचानक से स्वेद अनुबंध हो जाता है एक शरीर का भाव। और स्तंभो हुआ, अचानक से किसी भाव में स्तंभ आ जाता है। अब वैसे ही 2 दिन तक या चलने वाला रुग्ण अचानक से कटी स्तंभ या मन्या स्तंभ या पैर स्तंभ, इस तरह से स्तंभ होकर अचानक से चलने फिरने में अक्षम हो जाता है। अब ये जब जब हम लोग परीक्षण करते हैं तब ये इनमें कभी
व्याधि सूचक विकृतियों की वजह से भी ये हो सकता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कभी ये रिष्ट सूचक है, ये दोनों व्यवच्छेद भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और यच्च अन्यदपि किंचित ईदृशम स्पर्शानम, और इससे भी ज्यादा कोई भी अगर स्पर्शगम्य लक्षण हो, जैसे मृदु दारुण हो वैसे कठिन भी हो, चल स्थिर भी हो। अब संधियों में चलत्वयम स्थैर्य, इस तरह की विकृति भी हो सकती है। तो जो भी अलग गुणों का परीक्षण भी हम लोग कर पाएंगे, तो ये सभी लक्षण वृष विकृतम अनिमित्तम, उनमें अगर विकृति अनिमित्त किसी भी निमित्त से रूप न हो, तो इन सभी भावों को स्पर्शानाम स्पृश। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमने लगभग 1 घंटे तक हम लोग ये सब शांति से सुन रहे हैं। मैंने किन किन भावों का परीक्षण करना चाहिए, हमारे परंपरा में किस तरह से अरिष्ट के बारे में अभ्यास था, और मेरा जो अनुभव है जिनमें सिर्फ अभी वर्ण, गंध, स्पर्श और कुछ थोड़े अनुभव मैंने आपके साथ यहाँ पे आज शेयर किया है। आगे के बहुत सारे अभी अनुभव है, जैसे दूताधिकार के है, औत्पथिकम के है, साथ साथ शुभ अशुभ शकुनों के बारे में है, व्याधियों के बारे में कुछ अनुभव है, और छाया प्रतिछाया के बारे में भी और कुछ अनुभव है। तो ये सब अनुभव मैं आपके सामने कल के व्याख्यान में रखूंगा। जो भी मेरा इस विषय के संदर्भ में अभ्यास है, वो मेरे परंपरा की देन है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि बस एक अंतिम उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जब मेरी 12वीं की परीक्षा हुई थी और मेरा रिजल्ट आया था, तो उसके बाद मैं मेरे चाचा जी को, हम लोग पास होने के बाद पेड़े देते हैं, तो वो देने के लिए गया था। और जाने के बाद मैंने उनके दरवाजे की बेल दबाई, और उन्होंने ही दरवाजा खोला, और मेरे सामने की मूर्ति को देखकर मैं स्वयं अचंभित हो गया, क्योंकि अचानक से वो अत्यंत कृश हो चुके थे। उनको वो निस्तेजत्व उनके चेहरे का मुझे पता चल रहा था, और उन्होंने मुझसे बात भी की, तो वो भी मैंने उनको पहचाना भी नहीं उनके बात से भी। लेकिन जब 4-5 लाइन उन्होंने बोले, उसके बाद मुझे पता चला कि अरे ये ही मेरे चाचा है। मतलब इतना परिवर्तन उनमें आ चुका था। तो मैंने सीधा पहले घर आकर मेरे पिताजी को बताया कि आप एक बार उनको कब मिले हो, या अगर मिले नहीं हो तो आप उनसे मिलके आइए, मुझे लग रहा है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और वो शायद उसमें से बाहर नहीं आ पाए। तो मेरे पिताजी उनकी तबीयत देखने के लिए गए, और आने के बाद मुझे कहा कि हाँ, वो लगभग 3 महीने के ही मेहमान है। मैंने बाकी सब उनसे बात की है, परीक्षण भी हुआ है, निदान भी हुआ है। तो ऐसा में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, वो परंपरागत भी आती है, तो उसका श्रेय तो मेरा नहीं है, वो मुझे परंपरा से ही मिली है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, हाँ पढ़ा जरूर है। मैंने 2nd ईयर में और 3rd ईयर में ही इंद्रिय स्थान सटीक रूप से पढ़ा था, जिसका फायदा मुझे मिल रहा है। और अभी भी कहीं भी लेक्चर लेना हो या कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है, तो मैं फिर से इंद्रिय स्थान निकालता हूँ, और उसमें से उन भावों को फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसका अर्थ जो है वो समझने की कोशिश करता हूँ, और उसको रुग्ण में देखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से मैं आज यहाँ पे मेरा व्याख्यान अभी समाप्त करता हूँ, और प्रियदर्शिनी मैडम को कहता हूँ कि धन्यवाद, मुझे ये अवसर प्राप्त करके दिया। मैं मेरा बाकी का मत जो है तो वो आपके सामने कल फिर से रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी परंपराओं से की वजह से जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, ये आपका जो कहना है ये तो आपकी विनयशीलता है, लेकिन आपका अभ्यास भी उतना ही है। ये तो अभी जितने आपके अनुभव आपने बताया, तो वहाँ से हमें समझ में आ रहा है। और भी इंटरेस्ट हमें अभी ऐसे लग रहा है कि कल का व्याख्यान कब हो, और आप और भी जो बता रहे हैं वो हमें कब सुने। तो मेरे ख्याल से सबका यही हाल होगा। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, और कल फिर से हम जुड़ जाएंगे 7:30 बजे अगस्ती संहिता वाचन के इस डिस्कॉर्ड के ऐप पर। धन्यवाद सर।
धन्यवाद।